नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। भारत डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण रूपांतरण विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थीम पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करीबन 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। एमएसपी में हुए सुधारों से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। संस्थागत क्रेडिट कवरेज 75% से ज्यादा हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए। ऐसे कई प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है। उन्हें एक बेसिक आर्थिक सुरक्षा मिली है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने मेरिट के आधार पर कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशासित किया है। इस बार अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम है। वहीं तीसरा स्थान आकाश ढुल ने हासिल किया है। लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित हुई थी, जबकि इंटरव्यू दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच लिए गए। चयनित उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। कोलकाता में समुद्री सुरक्षा और वैश्विक रणनीति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सागर सम्मेलन, सागर संकल्प में मंत्री ने कहा कि पहले समुद्र केवल व्यापार का माध्यम था, लेकिन अब ये रणनीतिक प्रभुत्व का केंद्र बन गया। उन्होंने मध्य पूर्व और अमेरिका इजराइल बनाम ईरान संघर्ष को उदाहरण देते हुए चिताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी में कोई भी व्यवधान वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर सीधे असर डाल सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा अब जमीन, हवा, समुद्र और अंतरिक्ष तक फैल गई है और यह अनिश्चितता हमारी सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए चिंता का विषय है। ग्लोबल लेवल पर तेजी से नई परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। सप्लाई चेन रीअलाइन हो रहे हैं। एनर्जी पाथवेज को लेकर नए इक्वेशंस भी बन रहे हैं और मैरीटाइम डोमेन में गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। पहले समुद्र को केवल ट्रेड का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुद्र स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही है और पुराने नोशंस टूट रहे हैं और यह बात हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। जो अलग अलग फ्लैश पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में दिखाई दे रहे हैं,
वे ऊपर से भले ही आपस में जुड़े हुए नजर आते हों, हर ज्योग्राफिकल और रीजनल स्थिति की अपनी अलग अलग बैकग्राउंड और अपनी अलग अलग कहानी है। फिर भी अगर गौर से देखें तो एक कॉमन बात हमको दिखाई देती है। आज ग्लोबल लेवल पर हमेशा कुछ नया हो रहा है, एक परिवर्तन चल रहा है। पुराने विचार, पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही हैं और यही वह अनसर्टेनिटीज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। और अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। ग्लोबल लेवल पर तेजी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जो विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। पंजाब का बजट सत्र आज 6 मार्च से 16 मार्च 2026 तक चलेगा और 8 मार्च को आगामी बजट पेश किया जाएगा। मेरी रसोई योजना के तहत 40 लाख परिवारों को मुफ्त राशन किट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नई आबकारी नीति, एंटी गैंगस्टर रिवॉर्ड पॉलिसी, स्टाफ नर्सों की भर्ती और कोविड स्वयंसेवकों को राहत देने के प्रस्ताव भी कैबिनेट में मंजूर किए गए हैं। डिडवाना के खुनखुना गांव में निर्माणाधीन रेलवे अंडर ब्रिज और सर्विस रोड को लेकर विवाद तेज हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर प्रदर्शन किया और प्रशासन और स्थानीय ग्राम पंचायत पर भेदभाव के आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि नक्शों और पैमाइश में छेड़छाड़ कर खास रसूखदारों की दुकानों और मकानों को बचाया जा रहा है, जबकि गरीब बस्तियों पर दबाव बनाया जा रहा है। वे चाहते हैं कि सड़क का सर्वे केंद्रीय बिंदु से निष्पक्ष रूप से किया जाए। फिलहाल निर्माण कार्य बाधित है। मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है। बस लो अटे अंडरपास निकल दियो खुनगुणांग में तो साइडांग में सर्विस रोड बच्चे को ये वास्ते गांव का इकट्ठा हो गया। अटे पुलिस थाना साइड जो आम रस्तो है, जो 20 गांव का रस्तो है, वो 6 मुद 4 फुट रस्तो बच्चे हैं और बीस साइड जो रस्तो है तो 8-10 फुट बीस साइड बीस साइड भी आबादी है और इस साइड भी आबादी है। दोनों साइड जापान रस्तो चाहिए। ऐसा है, गांव की कमी है, ठीक है ना। जीव 8 पुलिया निकली है, पुलिया निकले अब रस्तो तो लेसी रस्तो तो बोले राजा हुआ महाराजा हुआ माता भी जासी मकाई भी जासी सीधो रस्तो ले आराम और आराम हो जाओ। रास्ते बिना दुनिया जाए के टिकट काय नाम ताको काय नाम ताको मार नाम तो गेंदा देवी। जो इसको पुराना नक्शे को मान रहे नहीं है रोड। अभी जो पिछले सत्र में ये हमारा परिसीमन हुआ उसमें नए अमीन आए थे ना, उन्हें नक्शे से पता नहीं है अभी इधर बनवाया है कैसे। जब अभी प्रशासन को हम यही बोले कि रोड पुरानी 70 साल से है तो इसके सेंटर से नाप लो। ये सेंटर को मानते ही नहीं है, बोलते पूर्वी साइड अलग एक साइड से नहीं। यही हमारा, बाकी हमारा कोई विवाद नहीं है, सेंटर से दो सीधा। डिडवाना के जाट समाज ने सामाजिक कुरीतियों और फिजूल खर्चों पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। समाज ने मृत्यु भोज और शादियों में तामझाम को रोकते हुए शादियों को सादगी से संपन्न कराने का फैसला किया है। घोड़ी गुवाई पूरी तरह से बंद की गई है। डीजे का उपयोग सीमित रखा गया और उपहारों, कपड़ों के लेन देन की जगह दान पुण्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा था वो कम होगा और नई पीढ़ी को सकारात्मक संदेश जाएगा। देखिए, डिडवाना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जाट समाज ने सामाजिक कुरीतियों, जो फिजूल खर्च है, इस पर प्रतिबंध लगाने का एक नया फैसला किया है। कहा है कि जिस तरह से शादी में खर्च किए जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं, इसके साथ ही कपड़ों पर पैसे खर्च किए जाते हैं, उन तमाम चीजों पर खर्च जो है वो कम किया जाएगा। जो मिनिमम चीजें हैं बस उन्हीं पर खर्च किया जाएगा। दान पुण्य पर जो है वो विशेष जोर दिया जा रहा है। यानी बहुत ही सादगी के साथ निर्णय लिया जा रहा है कि शादी संपन्न करवाया जाए, क्योंकि शादी में जो खर्च होते हैं वो फिजूल होते हैं। मृत्यु भोज में भी जो खर्च किए जाते हैं वो भी फिजूल होते हैं। इसलिए जाट समाज ने इन सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए एक नया निर्णय लिया है
कि अब जो फिजूल खर्च है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, एकदम सादगी के साथ शादी और मृत्यु भोज संपन्न कराया जाए। दान पुण्य पर जोर दिया गया है, लेकिन ये डीजे, बैंड बाजा, कपड़ों, इन तमाम चीजों पर, शाही भोज में जो पैसे खर्च होते थे उन पर अब रोक लगाने की बात कही गई है। डिडवाना शहर के हृदय स्थल पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सर्किल उपेक्षा और बदहाली की मार झेल रहा है। अतिक्रमण, बेतरतीब पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जे के कारण ये सर्किल अपनी गरिमा खोता जा रहा है। स्थानीय नागरिक और शहर के प्रबुद्धजन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सर्किल के चारों ओर से अतिक्रमण हटाया जाए, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सर्किल का सौंदर्यीकरण कर इसे फिर से शहर का गौरवमयी केंद्र बनाया जाए। अशोक स्तंभ सर्किल जो है वो उपेक्षा और बदहाली का शिकार हो रहा है। डिडवाना की ये तस्वीर है जहां अशोक स्तंभ बने हुए हैं जिसकी ठीक तरह से रख रखाव नहीं हो रही है और इसलिए लोगों ने मांग उठाई है कि इसे सही ढंग से, अच्छे ढंग से इसका रख रखाव किया जाए ताकि जो चीजें हैं, जो हमारी धरोहर है उसे लोग जान सके और इस तरह से उपेक्षा का शिकार ना हो। मध्य प्रदेश के उमरिया में जमड़ी मामन रोड पर बाइक सहित एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान भगवान दास बेगा के रूप में हुई है, जो कि मढ़ा टोला का निवासी बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि भगवान दास अपने साढ़ू भाई को कांचोरदर छोड़कर लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि युवक सड़क किनारे ही गिर पड़ा और इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। ये आज 11 साढ़े 11 के बीच में सूचना मिली थी कि पतनार खुर्द के रोड के किनारे एक मोटरसाइकिल की क्षतिग्रस्त पड़ी है और एक व्यक्ति हैं जो मृत हो गए हैं। गंगोटी पुलिस मौके पर गई थी, उसकी मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। मर्ग जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक का नाम भगवान सिंह बेगा है, जो गढ़ा टोला के रहने वाले और कल अपने साड़ू को छोड़ने कचौदर गए थे, वहाँ से ये लौट रहे थे। मर्ग कायम कर लिया गया है इसमें और जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना का प्रकरण का मामला प्रतीत हो रहा है। ये आज मध्य प्रदेश के सीहोर में पुराने विवाद में एक ताऊ ने अपने भतीजे और भतीजी की लाठियों से निर्मम हत्या कर दी। घटना सिद्दीगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुरी गांव की बताई जा रही है। दोनों पीड़ित परीक्षा देने जा रहे थे। युवती की उम्र 20 वर्ष और युवक की उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार यह हत्या पुराने पारिवारिक विवाद के चलते की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, सीहोर मध्य प्रदेश से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां ताऊ ने भतीजे भतीजी की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है, अपने ही परिवार के लोगों की इस तरह से पीट पीट कर हत्या कर सकता है? एक ताऊ जो घर का सबसे बड़ा यानी माँ बाप के बाद बुजुर्ग बताया जाता है, वो अपने भतीजे भतीजी की इस तरह से निर्मम हत्या कर सकता है? क्या ये भतीजे भतीजी उसके बच्चों की तरह नहीं थे? और पारिवारिक विवाद चाहे कितना भी क्यों ना हो, क्या इस तरीके से किसी की हत्या की जा सकती है? ये तमाम सवाल ये भी खड़े कर रहा है कि इंसान जो है अब वो किस तरह से मानसिक प्रवृत्ति उसकी किस तरह से हावी हो रही है और किस तरह से वो रूप लेता जा रहा है। तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर लोग की मानसिकता जो है वो कहां से कहां पहुंच रही है। अपनों को मौत के घाट उतारने में इंसान अब 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगा रहा है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जनता के पैसे से बनी करीबन 1 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी देर रात अचानक ही ढह गई। गनीमत ये रही कि घटना आधी रात को हुई, इसलिए किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।
लेकिन इन हादसे ने निर्माण की गुणवत्ता और सरकारी खर्च पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ग्रामीणों ने तत्कालीन ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग उठाई है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि निर्माण में कोई अनियमितता हुई या घटिया सामग्री का उपयोग किया गया या नहीं। और गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के मुख्य मार्ग पर गट्टर का गंदा पानी भर गया और इससे श्रद्धालुओं और बुजुर्ग यात्रियों को कठिन हालात में रास्ता पार करना पड़ रहा है। दिग्विजय द्वार के पास ये समस्या नियमित रूप से सामने आती रही है। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि गंदगी और जलभराव की वजह से दर्शन का अनुभव प्रभावित हो रहा है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट और पालिका प्रशासन दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते दिख रहे हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता नजर आ रहा है। देखिए, सोमनाथ जो कि प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर मार्ग में किस तरह से गट्टर का पानी है, जल भराव देखिए और स्थिति समझिए कि क्या स्थिति है। अब कोई अगर मंदिर आ रहा है भगवान के दर्शन करने के लिए तो उसे इसी गट्टर वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। मंदिर ट्रस्ट भी इस विषय पर खामोश है और इसके साथ ही नगर निगम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई गट्टर का पानी जो है वो इस तरह से जल जमाव, वो भी सोमनाथ मंदिर मार्ग पर, लोग आखिर अगर दर्शन करने जाएंगे तो भला जाएंगे कैसे? तीर्थयात्रियों को इसी गट्टर के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अब इस मंदिर के मार्ग पे अगर गट्टर का पानी जमा हो तो क्या लोग दर्शन और पूजा करने के लिए जा सकते हैं? और आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? गुजरात के जामनगर में आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक खास पहल देखने को मिली। जामनगर महानगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से 8 के लिए सेवा सेतु प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन गुजरात के यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया ने किया। बता दें कि सेवा सेतु प्रोग्राम की शुरुआत उस समय हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना और सरकारी सेवाओं को उनके नजदीक तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के जरिए नागरिकों को गुजरात सरकार की लगभग 55 अलग अलग योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर आसानी से मिल सके। इसके लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाते हैं। आवेदन से जुड़ी प्रक्रियाएं मौके पर ही पूरी करवाई जाती हैं। આપણા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે અરજદારોને ઓફિસોમાં ધક્કા ના ખાવા પડે અને એમના ઘર આંગણે જ બધી સેવાઓ મળી જાય એ માટે સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું અને આ સેવા સેતુ કાર્યક્રમ છે આજે પણ કાર્યરત છે ને એમાં રાજ્ય સરકારના તમામ વિભાગો અગાઉથી જાહેરાત કરીને एक ज स्थळे એ બધા વિભાગો હાજર રહી અરજદારો આવે અને જે વિભાગનું કામ હોય એ વિભાગમાં અરજી કરી। सूरत में साइबर क्राइम सेल ने डिजिटल लिंक भेजकर मोबाइल फोन हैक करने वाले एक बड़े साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए रीवा मध्य प्रदेश से मुख्य आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने खुद को वेस्टर्न रेलवे के डीआरएम ऑफिस से जुड़ा बताकर पीड़ित को झांसा दिया। पेंशन प्रक्रिया शुरू करने के नाम पर एक डिजिटल लिंक भेजा। जैसे ही फरियादी ने उस लिंक पर क्लिक किया, आरोपियों ने उसके मोबाइल फोन का एक्सेस हासिल कर लिया। खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर कर लिए। फरियादी की शिकायत के बाद साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर मामला दर्ज हुआ। इसके आधार पर पुलिस ने तकनीकी जांच कर गिरोह का पता लगाया और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और राजस्थान के प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्राम विकास अधिकारी और उसके दलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी यशवंत जोशी और ई मित्र संचालक राजमल हाड़ुती ने मकान की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 8,000 रुपए की रिश्वत ली। शिकायत के बाद एसीबी ने 27 फरवरी को ट्रैप कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
जांच में सामने आया कि रिश्वत की पूरी राशि 12,000 रुपए तय हुई थी। एसीबी ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। और गुजरात के वलसाड़ में चोरी की एक बड़ी कोशिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। अतुल स्थित रामवाड़ी गार्डन सोसाइटी में बीती रात 2 संदिग्ध नकाबपोश चोरों ने एक बंगले को निशाना बनाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक राम रहीम बिल्डिंग के पास स्थित एक बंगले में देर रात 2 अज्ञात चोर घुसने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि उनकी संदिग्ध गतिविधियों की भनक लगते ही आसपास के लोगों में सतर्कता बढ़ गई और चोरी की ये कोशिश सफल नहीं हो सकी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। देखिए, वलसाड़ में चोरी की जो बड़ी कोशिश है उसे नाकाम कर दिया गया। चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जो है वो पहले से सक्रिय थी, लोग सक्रिय थे और इस कोशिश को आखिरकार नाकाम कर दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।